Hello to all the students and welcome to Supporting Learners. This is the part 25 of chapter 8 of class 11 biology, that is cell, the unit of life. And the topic for today's video is cytoskeleton. This topic will be covered in two parts and this is the first part of this particular topic. अब ये जो टॉपिक है साइटोस्केलेटन, ये एनसीईआरटी में बहुत ही शॉर्ट में मेंशन्ड है. एनसीईआरटी में सिर्फ साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन और इसके फंक्शंस मेंशन्ड है. बट जैसे जैसे आप आगे इस चैप्टर में टॉपिक्स पढ़ोगे, जैसे सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स, वहाँ पर आप देखोगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में मेंशन्ड है और माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन के ही एलिमेंट्स हैं. सिमिलरली आप आगे वाले चैप्टर्स में भी देखोगे, जैसे सेल साइकिल वाला चैप्टर है और ह्यूमन फिजियोलॉजी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स वाला चैप्टर है, वहाँ पर भी साइटोस्केलेटन के एलिमेंट्स के बारे में मेंशन्ड है. बट एनसीईआरटी ने साइटोस्केलेटन के टॉपिक में साइटोस्केलेटन के एलिमेंट्स, उनके स्ट्रक्चर, फंक्शंस, इन सबको एक्सप्लेन नहीं करा है. तो आई वुड से दैट एक्चुअली एनसीईआरटी इज नॉट डूइंग 100% जस्टिस विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो इस टॉपिक के लिए आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ तक बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है कि वो एनसीईआरटी में जो छोटा सा गिवन है साइटोस्केलेटन के बारे में पैराग्राफ, बस उतना पढ़ लेते हैं और जब वो आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं जैसे सीलिया, फ्लैजिला वगैरह, तो वहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में मेंशन्ड होता है. तो क्योंकि उन्होंने साइटोस्केलेटन एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ा होता है तो उनको बेसिक ही नहीं पता होता है साइटोस्केलेटन का, तो वहाँ पर उनको वो लाइंस एनसीईआरटी की समझ में ही नहीं आती हैं. और उनको समझ में नहीं आती हैं तो वो क्या करते हैं, या तो उन लाइंस को स्किप कर देते हैं या फिर उनको मगअप कर लेते हैं, रट लेते हैं. और उन लाइंस में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपे होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. तो इन क्वेश्चंस को इजीली डील करने के लिए हमें एनसीईआरटी से बाहर जाकर इस टॉपिक को डील करना पड़ेगा, ताकि हमारा बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और कॉन्सेप्ट्स हमारे बिल्ड हो पाए. फिर तो मेरी कोशिश इस टॉपिक के लिए ये रहेगी कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगी इस टॉपिक को, बहुत ज़्यादा डिटेल में डील नहीं करेंगे इस टॉपिक के साथ, बट मैं आपको उतना पढ़ा दूंगी जितना आपके लेवल पर नीडेड है. राइट, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में. अब साइटोस्केलेटन वर्ड में आता है स्केलेटन, और स्केलेटन वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में ये पिक्चर आ जाती है ह्यूमन स्केलेटन की. अब इस ह्यूमन स्केलेटन का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये जो हमारी बॉडी में स्केलेटन है, ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है. स्केलेटन अगर नहीं होगा हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर भी नहीं होगा. और ये स्केलेटन हमें हेल्प करता है मूवमेंट में. तो सिमिलरली जो सेल का स्केलेटन होता है, दैट इज कॉल्ड द साइटोस्केलेटन. साइटो वर्ड का मतलब होता है सेल. तो सेल के इस तरह के बहुत सारे डायग्राम्स आपने देखे होंगे. इन डायग्राम्स में बेसिकली यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है और यूकैरियोटिक सेल्स में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, यानी कि सेल ने डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाए होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स. और ये सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियस दिख रहा है हमें, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज गोल्जी एपरेटस, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर द सेंट्रियोल्स. तो यहाँ पर हमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं. बट इन डायग्राम्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है सेल का वो मिसिंग होता है और वो होता है साइटोस्केलेटन. अब ये साइटोस्केलेटन सेल में दिखता कैसा होगा? तो ये साइटोस्केलेटन बेसिकली फिलामेंट्स का बना हुआ होता है और ये फिलामेंट्स बेसिकली प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं. तो पूरे सेल में इस तरीके से एक नेटवर्क होता है इन फिलामेंट्स का, और इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं साइटोस्केलेटन. ये साइटोस्केलेटन हमें फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आता है. यहाँ इस पिक्चर में देखो, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है सेल का, और जो ग्रीन और रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बेसिकली साइटोस्केलेटन है. तो आप देख सकते हो कि साइटोस्केलेटन जो है वो बहुत ही इलैबोरेट सा एक नेटवर्क है, बिल्कुल फैला हुआ एक जाल है सेल में.
अब इस साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है, क्या रोल है इसका सेल में? सो बेसिकली जैसे ये जो ह्यूमन स्केलेटन है ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सिमिलरली साइटोस्केलेटन जो है वो सेल को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बेसिकली यूकैरियोटिक सेल में ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इनकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है। ऑल्दो सेल में जो है साइटोप्लाज्म है जो एक फ्लूइड कंपोनेंट है सेल का, और सेल में बहुत हाई परसेंटेज ऑफ वाटर भी है, तो ये सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं, सेल में फ्लोट करते हैं, बट इनकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है। जैसे कि हमारी बॉडी में ये आर्म्स, लेग्स, हेड, ये सब पार्ट्स हम मूव कर सकते हैं, बट इनकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है हमारी बॉडी में। सिमिलरली सेल में भी जो ऑर्गेनल्स हैं इनकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है। तो ये साइटोस्केलेटन जो है वो ये इंश्योर करता है कि ये सेल ऑर्गेनल्स अपनी पोजीशन पर रहें और एक दूसरे से सेपरेटेड रहें ताकि ये अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सके और एक दूसरे के फंक्शन के साथ इंटरफेयर ना करें। सो ये इंश्योर करता है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन बेसिकली सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सेल की शेप को भी मेंटेन करता है ताकि सेल जो है वो कोलैप्स ना हो जाए। सो बेसिकली साइटोस्केलेटन जो है वो सेल की स्ट्रक्चर और शेप को मेंटेन करता है। बट कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं ह्यूमन स्केलेटन और साइटोस्केलेटन में, और डिफरेंस ये होता है कि हमारा जो स्केलेटन होता है वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, जबकि साइटोस्केलेटन जो है वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। साइटोस्केलेटन जो है वो सेल में असेंबल और डिसअसेंबल होता रहता है, यानी कि फॉर्म और श्रिंक होता रहता है साइटोस्केलेटन, और ये डिपेंड करता है सेल की नीड पर। साइटोस्केलेटन की जिस एलिमेंट की सेल को नीड होती है वो तब फॉर्म हो जाता है, और जब नीड नहीं होती है तो वो डिसअसेंबल भी हो जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। अब नाउ व्हाट इज साइटोस्केलेटन? तो ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है साइटोस्केलेटन की, an elaborate network of filamentous proteinaceous structures present in cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton। तो ये एक इलेबोरेट नेटवर्क है, एक बहुत ही फैला हुआ जाल है सेल के अंदर, किसका? फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स का। फिलामेंट्स यानी कि ये थ्रेड्स, ये डायग्राम आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर साइटोस्केलेटन का, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फिलामेंट यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क है जो कि प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ये फिलामेंट्स बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स। Right, moving on, let's now discuss the functions of a cytoskeleton। तो cytoskeleton जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये basically mechanical support provide करता है सेल को, and it also provides motility। motility का मतलब होता है movement। तो बेसिकली सेल में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यहाँ से वहाँ मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनकी मोटिलिटी में, और ऑर्गेनल्स भी मूव करते हैं तो उनकी मोटिलिटी में हेल्प करता है साइटोस्केलेटन। और थर्ड फंक्शन है दैट इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल। बिल्कुल, साइटोस्केलेटन सेल की शेप को मेंटेन करता है एंड इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। Now, cytoskeleton elements are basically of three types. First type जो है वो है microtubules, second type है intermediate filaments, और third type है microfilaments. So these are basically the three elements of cytoskeleton. ठीक है, इस वीडियो में microtubules को डिटेल में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रो फिलामेंट से डील करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। ये पिक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, और माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर बेसिकली सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्स हैं बेसिकली, एंड दीज आर हॉलो ट्यूब्स। हॉलो मतलब ये अंदर से खाली होती हैं, इसमें कोई भी मटेरियल अंदर फिल्ड नहीं होता है, और ये बेसिकली स्ट्रॉज जो होते हैं ना, स्ट्रॉ जो अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं उसकी तरह होती हैं, इसके अंदर कोई सब्सटेंस फिल्ड नहीं होता है।
So these are basically hollow cylindrical tubes. अनब्रांच्ड है, इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं, और डायमीटर है इनका 25 नैनोमीटर्स। 25 नैनोमीटर्स इनका डायमीटर है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये लार्जेस्ट हैं इन तीनों साइटोस्केलेटन फाइबर्स से। बेसिकली यहाँ पर जो हमने 3 एलिमेंट्स डिस्कस करे, तो इनका माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो ये लार्जेस्ट है आउट ऑफ द 3। माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो सबसे पतले हैं, सबसे थिन है, इनका डायमीटर सबसे कम है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इनका डायमीटर सबसे ज़्यादा है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का डायमीटर इन दोनों के डायमीटर के बीच में होता है, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ऑल्दो यहाँ पर वर्ड आ रहा है माइक्रो, बट तीनों साइटोस्केलेटन के जो एलिमेंट्स हैं उन तीनों में से ये सबसे ज़्यादा डायमीटर के होते हैं, सो बेसिकली दे आर द लार्जेस्ट ऑफ द 3 साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली किस चीज़ के बने हुए होते हैं? सो ये डायग्राम है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूब्यूलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली ये प्रोटीन्स के ही बने होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि साइटोस्केलेटन आर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स, तो वो प्रोटीन जिनके माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हुए होते हैं वो प्रोटीन का नाम है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अब इस ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के 2 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन। और ये अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन्स जो होते हैं ये ऑल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं हेलिकल मैनर में। देखो ये स्ट्रक्चर है ना माइक्रोट्यूब्यूल का, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के पास हैं 2 सब यूनिट्स। ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये अल्फा सब यूनिट है, और जो यहाँ पर ब्राउन से दिख रहा है वो बीटा ट्यूब्यूलिन है। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटली अरेंज्ड हैं, जैसे ये बीटा सब यूनिट, फिर ये अल्फा, देन बीटा, देन अल्फा, देन बीटा, देन अल्फा, इस तरीके से ऑल्टरनेटली अल्फा और बीटा मॉलिक्यूल्स इस माइक्रोट्यूब्यूल में अरेंज्ड है, और एक हेलिकल मैनर में अरेंज्ड है। हेलिकल यानी कि एक स्पाइरल शेप में ये इस तरीके से अरेंज्ड है, राइट। और इसी तरीके से ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। सो बहुत सारे ट्यूब्यूलिन्स मिलके बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है इसके 2 सब यूनिट हैं, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन। सो दिस इज द अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड दिस इज द बीटा ट्यूब्यूलिन। अब ये अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन मिल करके बनाते हैं ट्यूब्यूलिन डाइमर। ठीक है, ये बनाते हैं ट्यूब्यूलिन डाइमर। डाइमर का मतलब है, डाई का मतलब होता है 2, तो 2 सब यूनिट्स मिलकर के बनाते हैं डाइमर। और ये डाइमर जो है दिस इज अ हेटेरोडाइमर। ये हेटेरोडाइमर है। हेटेरोडाइमर क्यों? क्योंकि 2 डिफरेंट सब यूनिट्स हैं, है ना। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, तो एक अल्फा सब यूनिट है और दूसरा बीटा सब यूनिट है, तो ये डिफरेंट सब यूनिट्स है इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोडाइमर, राइट। अगर सेम होते, 2 अल्फा होते या फिर 2 बीटा होते तो उनको हम बोलते हैं होमोडाइमर, बट यहाँ पर क्या है, हेटेरोडाइमर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो हेटेरोडाइमर है ये डाइमर्स एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं और फॉर्म करते हैं एक प्रोटोफिलामेंट। सो ऐसे बहुत सारे डाइमर्स जब बाइंड कर जाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं एक चेन जिसको हम कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। ये पूरी चेन जो है ये प्रोटोफिलामेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक डाइमर हो गया, फिर ये दूसरा डाइमर हो गया, फिर ये तीसरा डाइमर हो गया, ये 4th डाइमर हो गया। सो इस तरीके से पूरी चेन बन जाती है। और इसमें क्या होता है कि अल्फा और बीटा ऑल्टरनेटिंग होते हैं, जैसे कि ब्लू वाला आपको बीटा दिखाया हुआ है, बीटा के बाद अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग होते हैं अल्फा और बीटा सब यूनिट्स। अब ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिल करके, ये 13 नंबर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स जो हैं वो मिल करके एक सिलेंड्रिकल पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं और वो बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। सो प्रोटोफिलामेंट्स जब ये ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिल जाते हैं तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल।
तो ये माइक्रोट्यूब्यूल ये पूरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और इस पूरे माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं. दिस इज वन प्रोटोफिलामेंट. ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिलकर के बनाते हैं एक माइक्रोट्यूब्यूल का सिलेंडर जिसका डायमीटर है 25 नैनोमीटर्स. राइट. सो दिस इज हाउ बेसिकली the microtubules are formed. So moving on. Now microtubules are dynamic structures. Dynamic का मतलब होता है कि ये permanent structure नहीं है. ये जो microtubules हैं ये grow और shrink करते रहते हैं. तो ये grow जैसे जैसे tubulin proteins add होते रहते हैं तो ये grow करते रहते हैं और tubulin proteins का अगर removal होना शुरू हो जाता है तो ये microtubules shrink करने लग जाते हैं. सो दे आर बेसिकली इनकी असेंबली और डिसअसेंबली होती रहती है. और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना ये सेल में ऐसे कहीं से भी इमर्ज नहीं हो जाते. वो स्ट्रक्चर्स जहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स इमर्ज करते हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC. और एनिमल सेल्स में ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है सेंट्रोजोम. ठीक है. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोजोम. ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है पॉइंटर को फॉलो करना, ये पूरा स्ट्रक्चर है सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम के अंदर हमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रियोल्स. ठीक है. ये सेंट्रोजोम हमें एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल्स में ये एब्सेंट होता है. और यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो अराइज हो रहे हैं, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स इमर्ज हो रहे हैं. सो दीज आर सेंट्रोजोम्स आर बेसिकली द स्ट्रक्चर्स फ्रॉम वेयर द माइक्रोट्यूब्यूल्स इमर्ज. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स. राइट. सो यहाँ पर देखो एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास आपको मिलते हैं सेंट्रियोल्स. और ये डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में कि प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल्स नहीं होते बट एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल्स होते हैं. ठीक है. सेंट्रियोल्स आर लोकेटेड इनसाइड द सेंट्रोजोम. ठीक है. We will now move on to the functions of microtubules. Now, the first function of microtubule is that it provides support to the cell and it maintains the shape of the cell. जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ब्रिज है. तो ब्रिज में बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इस ब्रिज को, ताकि ये ब्रिज जो है ये गिर ना जाए, ये कोलैप्स ना हो जाए. सिमिलरली जो सेल का साइटोस्केलेटन है यहाँ भी देखो ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उसकी शेप को मेंटेन करते हैं. Now, the second function of the microtubules is that they help in the cell movement. अब microtubules जो हैं they give rise to structures like cilia and flagella. तो cilia और flagella हमें पता है they provide the motility, movement में help करते हैं cilia और flagella. तो microtubules basically they give rise to cilia and flagella. यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर है सीलिया और फ्लैजिला का. इस स्ट्रक्चर को हम डिटेल में सीलिया और फ्लैजिला टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट. इसको हम जूम करते हैं. देखो यहाँ पर ये सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर आपको दिखाए हुए हैं, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है. और यहाँ पर आप देखो जो रेड कलर के आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, these are basically the microtubules. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. ये आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये डबलेट्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं. डबलेट्स मतलब कि ये दो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ अटैच्ड हैं. तो जब दो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ अटैच्ड होते हैं तो उसे हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट. ठीक है. तो ये आउटर साइड पे आप देखो कि यहाँ पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स जो हैं दे आर बेसिकली अरेंज्ड इन अ सर्कुलर मैनर लाइक दिस. और यहाँ पर सेंटर में आपको 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं. दीज आर द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये डबलेट्स नहीं होते हैं. सो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट. ठीक है. दिस इज अ 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सीलिया एंड फ्लैजिला.
नेक्स्ट फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स का दैट दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी। अब सेंट्रियोल हमने पीछे डिस्कस करा कि ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो ये बेसिकली सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ब्राउन कलर की जो ट्यूब्स हैं, दे आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये ट्रिपलेट्स में अरेंज्ड होती हैं। देखो अब ये एक ट्रिपलेट है, दिस इज वन ट्रिपलेट। इस तरीके से 9 ट्रिपलेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। ठीक है, और सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, बट फॉर नाउ यू कैन रिमेंबर दैट माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला एंड दे आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी। राइट, तो सेंट्रियोल बेसिकली क्या है? सेंट्रियोल इज अ सिलेंडर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और बेसल बॉडी क्या होता है? बेसल बॉडी की हमने बात करी हुई है जब हमने फ्लैजिला की बात करी थी। तो फ्लैजिला के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। ये होता है बेसल बॉडी, ठीक है, दिस इज द बेसल बॉडी एंड दिस इज द हुक एंड दिस इज द फिलामेंट। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है बेसल बॉडी। ठीक है, ये बेसल बॉडी का भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। राइट, moving on to the fourth function of the microtubules, that is the formation of mitotic spindles, also known as the spindle apparatus during cell division. So basically ये जो mitotic spindles हैं ये फॉर्म होते हैं during cell division। जब बेसिकली एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिविजन। तो एक पेरेंट सेल जब 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, उसको, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का एक टाइप है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस, और दूसरा टाइप है मियोसिस। तो ये सेल डिवीजन के टाइम पर यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोटिक स्पिंडल्स फॉर्म होते हैं। नाउ यहाँ पर इस डायग्राम में देखो, ये है सेंट्रोजोम, इसके अंदर हैं सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल्स हैं, और यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स भी इनको बोलते हैं और इन्हें बोला जाता है स्पिंडल अपैरेटस। इनके बारे में हम डिटेल में सेल साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ यू कैन रिमेंबर दैट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये फॉर्म होते हैं, and these microtubules are also known as spindle fibers or the spindle apparatus। और ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये क्रोमोसोम की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली सेल के पास क्या होता है? अपना जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, जो कि इस तरीके से एंटेंगल्ड होता है। बट जब सेल डिवीजन का टाइम होता है, यानी कि सेल को ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 डॉटर सेल्स में, है ना। तो ये थ्रेड है। अब ये धागे को जो इस तरीके से एंटेंगल्ड है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2 डॉटर सेल्स में? तो सेल क्या करता है, इस बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है जो एंटेंगल्ड है, उसको ऑर्गेनाइज करता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। उसको ये क्रोमोसोम्स के फॉर्म में क्या कर लेता है? ऑर्गेनाइज कर लेता है। सो these structures, these are called the chromosomes। ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली क्या करते हैं? ये इन क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं, ताकि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए 2 डॉटर सेल्स में इजीली। ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल ताकि इक्वली दोनों सेल्स में डिवाइड हो जाए एट द टाइम ऑफ माइटोसिस। यहाँ पर आप इसको एनिमेशन में देख सकते हो कैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रियोल्स हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ये यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से फिर सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है 2 सेल्स में। ठीक है, एंड दिस जेनेटिक मटेरियल इज डिवाइडेड बिटवीन द 2 सेल्स। और ये सेंट्रियोल्स भी सेल डिवीजन के टाइम पर क्या हो जाते हैं? रेप्लिकेट कर जाते हैं। ठीक है, तो एक सेंट्रियोल पेयर जो है वो एक सेल के पास चला जाता है, दूसरा सेंट्रियोल पेयर दूसरे सेल के पास चला जाता है।
ये सारी चीज़ों को हम सेल साइकिल में डिस्कस करने वाले हैं, तो अगर आपको ज़्यादा कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि आपको सेल साइकिल में ये सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा. फॉर नाउ यू कैन रिमेंबर दैट ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये माइटोटिक स्पिंडल्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और these mitotic spindles basically help in the chromosome movement during the cell division, right? The last function of the microtubules is that they help in intracellular transport. So basically microtubules help in the intracellular transport. Intracellular transport का मतलब है सेल के अंदर जो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट. तो सेल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह. जैसे आपको याद होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बनते हैं वो गोल्जी एपरेटस से वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो ये हमने पढ़ा भी हुआ है कि जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही लोकेटेड होता है ये गोल्जी एपरेटस. ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स और लिपिड्स सिंथेसाइज होके आ रहे हैं वो गोल्जी एपरेटस तक पहुंचते कैसे हैं? वो पहुंचते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. तो ये वेसिकल्स को बेसिकली कैसे पता चलता है कि इन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपरेटस तक जाना है? इनको इनकी डेस्टिनेशन कौन दिखाता है? सो बेसिकली ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं वेसिकल्स को और ऑर्गेनल्स को अपनी डेस्टिनेशन साइट तक पहुंचने में. ये ऐसा ही है जैसे कि रेलवे ट्रैक्स होते हैं. तो ये रेलवे ट्रैक्स बेसिकली ट्रेन्स को एक वे बताते हैं, एक परमानेंट वे बताते हैं कि इस ट्रेन ने बेसिकली कहाँ मूव करना है और ट्रेन को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं. ठीक है, तो ये एक परमानेंट वे है बेसिकली. सिमिलरली जो भी वेसिकल्स हैं वो भी इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर ट्रैवल करके जाते हैं. तो ट्रेन के लिए जो रेलवे ट्रैक्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स भी उसी तरीके के ट्रैक्स प्रोवाइड करते हैं वेसिकल्स की मूवमेंट के लिए. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि मोटर प्रोटीन्स हैं और इसके ऊपर ये कार्गो है. कार्गो मतलब कि जो चीज़ हमें पहुँचानी है एक जगह से दूसरी जगह. तो वेसिकल्स हो गए या ऑर्गेनल्स हो गए, ये सब क्या है? ये कार्गो हैं. तो ये जो मोटर प्रोटीन्स हैं इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली इनको वे प्रोवाइड करते हैं, एक वे दिखाते हैं, इनको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, तो ये कार्गो है, ये मोटर प्रोटीन्स है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर लिटरली सर्विंग एज अ ट्रैक्स for the transportation of these vesicles or the organelles of the cell. तो सेल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह वेसिकल्स जो हैं वो प्रॉपरली मूव कर पाते हैं ड्यू टू दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स. राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल्स. Thank you for watching this video. If you found it informative, then do give it a like, share this channel as much as you can, and subscribe to Supporting Learners if you haven't already, and also hit the bell icon so that you're notified every time I release a new video on the channel.